बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग गॉडफादर 3। गॉडफादर 3 की कहानी सुनने से पहले आपको गॉडफादर 1 और गॉडफादर 2 की कहानी सुननी चाहिए। अगर आपने वो कहानी नहीं सुनी तो हमने उन दोनों कहानियों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। पहले आप उन कहानियों को सुने और उसके बाद यहाँ से गॉडफादर 3 की कहानी सुने। गॉडफादर 3 की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि माइकल पिछले 7 सालों से न्यूयॉर्क में रहता है। उसके अंदर कई चीजों का गिल्ट है। हालांकि आज वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने अपने भाई फ्रूडो के कत्ल के जो ऑर्डर दिए थे उसका गिल्ट आज भी उसके दिल में है। और उसके हिस्से की जितनी भी दौलत होती है वो सब की सब चैरिटी में दे देता है। साथ ही अब माइकल के दोनों बच्चे उसके साथ नहीं रहते। उसने अपने बच्चों को अपनी पत्नी के हवाले कर दिया होता है ताकि उनकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। और वो अपने बच्चों से पिछले 7 सालों से नहीं मिला। अब उसने बहुत चैरिटी की है, इसीलिए उसे चर्च की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। और वो अपने बच्चों को एक खत लिखता है। वो उसमें लिखता है कि मैंने तुम्हारी पढ़ाई की वजह से तुम्हें अपने से दूर कर दिया था, लेकिन हम एक परिवार हैं, हमें मिलना चाहिए। दरअसल माइकल को परिवार की वैल्यू का अब एहसास है और इसीलिए वो चाहता है कि आने वाले दिनों में जो उसे सम्मान दिया जाएगा वहां पर उसके बच्चे भी आए। और वो उन्हें कहता है कि हो सके तो अपनी मॉम को भी लेकर आना। और वो दिन आता है जब माइकल को सम्मानित किया जाता है। वहां पर उसकी बेटी और बेटा भी आती है और साथ में उसकी पत्नी भी आती है। माइकल को यहाँ पर बहुत सम्मान मिलता है और माइकल को ये पता चलता है कि उसका बेटा लॉ कर रहा है, लेकिन अब वो लॉ की पढ़ाई पूरी नहीं करना चाहता। वो एक सिंगर बनना चाहता है, लेकिन माइकल चाहता है कि वो लॉ करे। लेकिन एंथनी अपनी डैड की बात नहीं मानता। वो कहता है कि मैं सिंगर ही बनूंगा। माइकल अपने बेटे को कहता है कि अगर तुमने लॉ की डिग्री कर ली तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और आगे चलकर तुम मेरे साथ मेरे बिजनेस में हाथ भी बढ़ा सकते हो। एंथनी कहता है कि मैं आपके बिजनेस में आपका साथ कभी नहीं दूंगा और वो वहां से चला जाता है। माइकल की पत्नी के माइकल को बताती है कि एंथनी को फ्रीडो की मौत की सच्चाई पता है। उसे पता है कि फ्रीडो को तुमने मरवाया था। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स भी होते हैं। के बोलते कि मैं यहाँ पे तुम्हारे चर्च का ढोंग देखने के लिए नहीं आई। वो बोलते कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें अब भी चाहते हैं। माइकल कहता है ये अच्छी बात है। माइकल अपनी पत्नी को ये भी कहता है कि हमें एक बार फिर से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। के कहती है ठीक है, लेकिन तुम एंथनी को आजाद कर दो, उसे जाने दो। माइकल कहता है ठीक है, मैं उसे नहीं रोकूंगा। और के वहां से बाहर चली जाती है। अब यहाँ पर जो पार्टी होती है, यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम जोए ज़ासा है और ये न्यूयॉर्क में उस जगह बिजनेस करता है जहाँ कभी कॉर्लियोनी फैमिली का दबदबा था, उनका राज था। लेकिन अब कॉर्लियोनी फैमिली पूरी तरह से काले धंधों से बाहर आ चुकी है, इसीलिए अब ये वहां पर काम करता है। ये माइकल के पास मदद के लिए आया है। दरअसल इसके पास एक आदमी काम करता है जिसका नाम है विंसेंट कॉर्लियोनी और ये माइकल के बड़े भाई सोनी का बेटा होता है। लेकिन सोनी ने विंसेंट की मॉम से कभी शादी नहीं की थी और विंसेंट के अंदर भी वैसे ही गुस्सा होता है जैसे कभी उसके पिता सोनी के अंदर था। माइकल कॉर्लियोनी विंसेंट को कहता है कि मैंने तुम्हें अपने लीगल काम में आने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मना कर दिया और तुमने जोए ज़ासा के साथ काम करना पसंद किया और अब तुम दोनों एक दूसरे का खून करना चाहते हो। विंसेंट माइकल को बोलता है कि माइकल अंकल, ये आपके पीठ पीछे आपको उल्टा सीधा बोलता है और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके लिए इसका खून कर सकता हूँ। लेकिन माइकल कहता है कि तुम दोनों आपस में समझौता कर लो। और माइकल कॉर्लियोनी के कहने पर विंसेंट उसके गले लगता है और जब वो उसके गले लगता है तो जोए ज़ासा उसके कान में कहता है कि तुम बास्टर्ड हो। और इस बात से विंसेंट को गुस्सा आता है और उसका कान काट लेता है। माइकल अपने आदमियों को बोलता है कि इन्हें बाहर लेकर जाओ और माइकल विंसेंट को कहता है कि तुम कुछ महीने मेरे साथ रहो और अगर तुम्हारे काम करने का तरीका हमें अच्छा लगा तो फिर तुम्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं होगी। दरअसल विंसेंट खुद भी यही चाहता था। अब पार्टी के बाद विंसेंट अपने घर जाता है। वहां पर वो एक लड़की के साथ सोया होता है और तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके घर पर कोई घुसा है। वो उस लड़की को बोलता है कि तुम पानी लेने जाओ, मुझे प्यास लगी है। और जब वो लड़की पानी लेने जाती है तो वहां पर 2 आदमी होते हैं जो यहाँ पर विंसेंट को मारने के लिए आए और वो उस लड़की की गर्दन पर चाकू रख लेते हैं और अंदर विंसेंट को मारने के लिए आते हैं। लेकिन तब तक विंसेंट चौकन्ना हो जाता है और जो आदमी उसे अंदर मारने के लिए आता है विंसेंट उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और बाहर जाता है। और बाहर जाने के बाद वो दूसरे आदमी को बोलता है कि लड़की को छोड़ दो, लेकिन वो लड़की को छोड़ नहीं रहा होता। तभी विंसेंट उस आदमी को जिसे उसने गन पॉइंट पे लिया होता है उसे मार देता है और उसकी मौत देखकर वो आदमी डर जाता है और उस लड़की को छोड़ देता है।
विंसेंट उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे मारने के लिए किसने भेजा है। पहले वो नहीं बता रहा होता, लेकिन बाद में वो बोलता है कि मुझे जोए जासा ने यहाँ पर भेजा है, वही आदमी जिसका विंसेंट ने कान काटा था। और इसके बाद विंसेंट उस आदमी को भी मार देता है। और उन्हें मारने के बाद विंसेंट अपने पिता की बहन और माइकल की बहन यानी कोनी कॉर्लियोनी के पास जाता है। कोनी कॉर्लियोनी उसे माइकल के पास ले जाती है और सब कुछ बताती है। इस बात से माइकल खुश नहीं होता, लेकिन वो कहता है कि आज के बाद विंसेंट तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। और विंसेंट कहता है कि ठीक है। अब माइकल चर्च के पादरी के पास जाता है। दरअसल चर्च का सारा अकाउंट, जो भी यहाँ पर चैरिटी के पैसे आते हैं, उन सब की जिम्मेदारी इन्हीं पादरी, इन्हीं प्रीस्ट की होती है। और यहाँ पर इन्हें इनके दोस्त ने धोखा दिया होता है, जिससे कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। और अब सारा इल्जाम इनके ऊपर आएगा। ये माइकल से मदद मांगते हैं। माइकल उन्हें 600 मिलियन डॉलर्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बदले में उनकी एक शर्त होती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी होती है जिसके 25% शेयर इनके पास यानी चर्च के पास होते हैं। और इस कंपनी का नाम होता है इनमोबिलारे, और ये एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी है। माइकल अब किसी भी तरह के गलत बिजनेस में नहीं है। उसने अपने सारे कैसीनो, सारे जुए के अड्डे बेच दिए हैं और अब वो इस कंपनी के 25% शेयर्स खरीद लेता है। और उसके पास इस कंपनी के, जो दुनिया की बहुत बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी है, उसके सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, जिसकी वजह से वो इस कंपनी में अब कोई भी फैसला कर सकता है और ये पूरी तरह से वाइड बिजनेस होता है। माइकल अपनी बेटी मैरी को बोलता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और मैं हमेशा से चाहता था कि तुम और तुम्हारा भाई एंटनी ऐसे ही कोई काम करे, और मैं इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा, बस तुम्हारा साथ दूंगा। यहाँ पर माइकल और उसकी बेटी मैरी के रिश्ते अब ठीक होना शुरू हो जाते हैं। वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि माइकल कॉर्लियोनी की उन लोगों के साथ जिन्होंने कैसीनो के बिजनेस में पैसे लगाए थे एक मीटिंग होती है और वो उन सबको एक एक चेक देता है। हर एक चेक में अलग अलग रकम होती है। दरअसल जिसने जितने वक्त के लिए जितने पैसे लगाए होते हैं, उसके हिसाब से माइकल उन सब को एक तरह से इनाम देता है। माइकल ने अब सारे बुरे धंधे पूरी तरह से बंद कर दिए। अब वो पूरी तरह से सफेद काम करना चाहता है। इस मीटिंग में जोए ज़्यासा भी होता है, वही आदमी जिसका विंसेंट ने कान काटा था। उसे माइकल कुछ भी नहीं देता। इस बात से वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि माइकल कॉर्लियोनी आज से मेरा दुश्मन है और तुम सबको माइकल में से और मुझ में से एक को चुनना होगा। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। यहाँ पर डॉन ऑल्टबिलो भी बैठे होते हैं। डॉन ऑल्टबिलो हमेशा ये दिखाते हैं कि वो माइकल कॉर्लियोनी के शुभचिंतक है। दरअसल वो माइकल कॉर्लियोनी की बहन कोनी के गॉडफादर भी होते हैं और वो कहते हैं कि मैं जोए ज़्यासा को मनाता हूँ, और वो उसके पीछे पीछे बाहर चले जाते हैं। तभी बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और वहां से कई सारी गोलियां चलती है और अंदर ही जितने भी लोग होते हैं लगभग सब के सब मर जाते हैं। लेकिन विंसेंट यहाँ पर माइकल कॉर्लियोनी की बहुत मदद करता है। वो उसे वहां से बचाकर निकाल लेता है और विंसेंट, माइकल कॉर्लियोनी और उनका बॉडीगार्ड वहां से बचकर निकल जाते हैं। अब इस हमले के बाद जितने भी बॉसेस बचते हैं वो सब जोए ज़्यासा के साथ मिल जाते हैं। माइकल कहता है कि वो एक पहलवान किस्म का आदमी है। उसके अंदर इतनी हिम्मत और इतना दिमाग नहीं है कि वो इतना बड़ा हमला करवा सके। जरूर उसके पीछे कोई है। माइकल कहता है कि मैं जब भी इस काम से, इस धंधे से निकलने की कोशिश करता हूँ, हमेशा कोई ना कोई मुझे वापस खींच लेता है। माइकल जानता है कि जोए ज़ासा के पीछे किसी और का हाथ है और तभी माइकल को डायबिटिक अटैक आ जाता है। वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। माइकल समझ चुका है कि इस हमले के पीछे जोए ज़ासा का नहीं बल्कि डॉन एंटबिलो का हाथ है, जो हमेशा माइकल को ये दिखाता है कि वो उसका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। दरअसल डॉन एंटबिलो ही ट्रेटर होता है। वहीं दूसरी तरफ इमोबिलिरा रियल एस्टेट कंपनी, जिसके माइकल ने 25% शेयर्स खरीदे हैं, अभी भी लीगली तौर पर वो उस कंपनी का हिस्सा नहीं बना, क्योंकि चर्च के पोप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और जब तक वो मंजूरी नहीं देंगे तब तक वो लीगली उस कंपनी का हिस्सेदार नहीं बन पाएगा। और बोर्ड के कुछ मेंबर चाहते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि उन्हें पैसे मिल जाए। वहीं ये दिखाया जाता है कि विंसेंट अब जोए ज़ासा से बदला लेना चाहता है और माइकल की बहन कोनी बोलती कि जाओ, जो करना चाहते हो करो, और वो वहां से चला जाता है। वहीं हॉस्पिटल में माइकल की पत्नी केट, जिससे उसका डाइवोर्स हो चुका है, वो उससे मिलने के लिए आती है। वो उसे बताती कि हमारा बेटा बहुत अच्छा कर रहा है और सिसिली में ईस्टर के दिन उसका ओपेरा में डेब्यू है। सिसिली वही जगह होती है जहां पर माइकल के पिता डॉन कॉर्लियोनी ने जन्म लिया था। माइकल कहता है ये तो बहुत गर्व की बात है।
मैं ये मौका कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं सिसिली जरूर जाऊंगा। वहीं ये भी दिखाया जाता है कि माइकल की बेटी मैरी और विंसेंट एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब विंसेंट उस जगह जाता है जहां पर जोए ज़्यासा होता है और वो उसे गोलियां मार देता है और इस तरह से जोए ज़्यासा का अंत हो जाता है। और जब ये बात माइकल कॉर्लियोनी को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होता है। वो विंसेंट को बोलता है कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। वो कहता है कि मुझे आंटी कोनी ने इजाजत दी थी और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार देता। माइकल उसे समझाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पिता जो मेरे भाई थे वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमारी आपस में कभी नहीं बनती थी, हमारी हमेशा बहस होती थी। लेकिन मुझे उनके प्यार पर कोई शक नहीं था, उनके अंदर बहुत गुस्सा था। वो कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं थे और वही उनके अंत का कारण बना। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम भी वैसी गलती करो जैसी तुम्हारे पिता यानी कि मेरे भाई सोनी ने की थी। विंसेंट कहता है कि ठीक है। माइकल विंसेंट को यह भी कहता है कि मेरी बेटी तुम्हारी कजन है, तुम उससे दूर रहो, तुम्हारी वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब माइकल, विंसेंट और माइकल कॉर्लियोनी की पूरी फैमिली सिसिली चली जाती है क्योंकि वहां पर माइकल के बेटे का ओपेरा में सिंगिंग डेब्यू है। वहां पहुंचने के बाद माइकल डॉन टोमेसिनो के यहाँ पर रुकता है और साथ ही साथ विंसेंट को कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम डॉन एल्टेबिलो के हाथों बिक जाओ, तुम मुझे धोखा दो, पता करो कि उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। विंसेंट ऐसा ही करता है। वो डॉन ऑल्टोबिलो से मिलता है और उसका विश्वास जीत लेता है। वो उसके सामने ये दिखाता है जैसे उसे माइकल कॉर्लियोनी से प्रॉब्लम है और डॉन ऑल्टोबिलो से बोलता है क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। वो कहता है कि हाँ, मैं आपके लिए काम करूंगा। और अब वो उनके साथ मिल चुका है। ऑल्टोबिलो विंसेंट को डॉन लुकेसी से भी मिलवाता है जो कि इटालियन पॉलिटिशियन होता है और साथ ही साथ ये इमोबिलारे कंपनी का चेयरमैन है। वो कंपनी जिसमें माइकल ने अपने $600 मिलियन लगाए हैं और ये सब मिलकर माइकल का पैसा खाना चाहते हैं, उसके काम को हथियाना चाहते हैं और माइकल को इस बात का अंदेशा होता है। वक्त के साथ साथ माइकल इमोशनली कमजोर हो चुका है। अब वो बहुत सारे फैसले अपने पिता डॉन विटो कोर्लियानी की तरह करता है। वो अपने परिवार को सबसे आगे रखता है, वो इंसानियत को आगे रखता है और उसने जो भी गलतियां अपनी जिंदगी में की है उसे उसका पश्चाताप है। वो फादर के पास जाता है और अपने सारे गुनाहों को कबूल करता है जिससे उसे थोड़ी शांति मिलती है। अब यहाँ सिसिली में उसकी पत्नी की भी आ जाती है। वो उसके साथ घूमने जाता है और वो उसे बताता है कि उसने गलतियां की। वो उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था, वो दिन मैं कभी नहीं भुला सकता जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए। की कहती है तुम जानते हो माइकल, मैं तुमसे हमेशा प्यार करती थी और हमेशा करती रहूंगी। माइकल अपनी पत्नी के, अपने बच्चों के अब करीब आ चुका है। वहीं डॉन ऑल्टोबिलो माइकल कॉर्लियोनी को मारने के लिए एक आदमी को हायर करते हैं। इस आदमी का नाम मॉस्का होता है और ये अपने बेटे के साथ सिसिली माइकल कॉर्लियोनी को मारने के लिए आता है। सबसे पहले ये डॉन टोमोसिनो को मार देता है। डॉन टोमोसिनो वो आदमी है जिसने माइकल कॉर्लियोनी को अपने घर पर रखा है। माइकल को डॉन टोमोसिनो की मौत से बहुत दुख होता है और वो उनकी बॉडी के आगे कहता है कि तुम्हें सब चाहते थे, लेकिन पता नहीं मुझसे सब क्यों घबराते थे। मैं भी एक अच्छा आदमी बनना चाहता था, किसी का गलत नहीं करना चाहता था और मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि अगर मुझे प्रायश्चित करने का मौका मिले तो मैं फिर कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। तभी वहां पर विंसेंट आता है और विंसेंट माइकल कॉर्लियोनी को बताता है कि डॉन एंटेबिलो धोखेबाज है, उसने आपको मारने के लिए एक आदमी को हायर किया है और वो सिसिली में आ चुका है। विंसेंट कहता है कि आप मुझे ऑर्डर दीजिए। माइकल कहता है कि नहीं, तुम अगर इसमें गए तो वापस कभी नहीं निकल पाओगे। विंसेंट कहता है कि मैं निकलना नहीं चाहता, मुझे पावर चाहिए ताकि मैं अपने परिवार की रक्षा कर सकूं। माइकल कहता है कि तुम्हें मैरी से दूर रहना होगा, तुम वादा करो और बदले में जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें दूंगा। विंसेंट कहता है कि ठीक है। वो माइकल से वादा करता है और माइकल उसे अपनी गद्दी दे देता है। यानी कि अब नया डॉन विंसेंट कॉर्लियोनी है। वो जो भी फैसला लेना चाहे वो ले सकता है, उसके पास सारी पावर्स हैं। वहीं अब वो दिन आता है जब माइकल के बेटे का ओपेरा में शो है। माइकल का पूरा परिवार शो देखने के लिए ओपेरा में बैठा हुआ है और यहाँ पर मॉस्का, जिसको माइकल को मारने के लिए सुपारी दी गई है, वो भी यहाँ पर पहुंच जाता है। वो उसे मारने के लिए कई प्रयास करता है लेकिन वो सब के सब फेल हो जाते हैं।
दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि विंसेंट फ्रेडरिक को भी मरवा देता है, जो कि इमोबिलियरा कंपनी में माइकल की मौजूदगी यानी माइकल को आने में आपत्ति कर रहा होता है। वहीं ओपेरा में डॉन ऑल्टोबिलो, जिसने माइकल को मारने के लिए आदमी को हायर किया है, उसे माइकल कॉर्लियोनी की बहन कोनी, जिसे डॉन ऑल्टोबिलो अपनी गॉड डॉटर कहते हैं यानी कि वो उनके गॉड फादर हैं, वो उन्हें जहर दे देती है और जब वो ओपेरा देख रहे होते हैं तब उनकी मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ डॉन लुकेसी, जो कि इमोबिलियरा कंपनी के चेयरमैन हैं, उन्हें भी मार दिया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सब के सब माइकल कॉर्लियोनी के खिलाफ हैं, ये उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उसका पैसा हड़पना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो चर्च के पुराने पोप होते हैं, जिनकी परमिशन से माइकल कॉर्लियोनी इमोबिलियरा कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा, उनकी मृत्यु हो जाती है और अब यहाँ पर नए पोप को बनाया जाता है। और ये वही प्रीस्ट होते हैं जिनके आगे माइकल ने अपने सारे गुनाह कबूल किए थे। वो एक अच्छे और ईमानदार प्रीस्ट हैं और वो माइकल की डील को मंजूरी दे देते हैं। लेकिन मंजूरी देने के बाद यहाँ पर एक आदमी होता है गिल्डे, जो इमोबिलियरा कंपनी में 13 मेंबर्स में से एक है। वो उन्हें चाय में जहर देकर मार देता है, लेकिन बाद में माइकल का बॉडीगार्ड उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। यानी कि अब गिल्डे, डॉन लुकेसी, डॉन एल्टेबिलो और फ्रेडरिक, ये सब के सब मर चुके हैं और ये सब वही होते हैं जो माइकल कॉर्लियोनी के खिलाफ साजिश कर रहे थे। लेकिन अभी भी वो जिंदा होता है जिसे डॉन एल्टेबिलो ने माइकल कॉर्लियोनी को मारने के लिए सुपारी दी है। और ओपेरा खत्म होने के बाद जब माइकल कॉर्लियोनी बाहर होते हैं तो वहां पर बहुत सारे प्रेस वाले, बहुत सारे फोटोग्राफर होते हैं और तभी वहां पर मॉस्का आ जाता है, जिसने माइकल कॉर्लियोनी को मारने की सुपारी ली है और वो उस पर गोलियां चलाता है और वहां भीड़ में अफरा तफरी हो जाती है। वहां पर विंसेंट भी होता है और विंसेंट मॉस्का को गोली मारकर मार देता है और मॉस्का के बेटे को भी पकड़ लिया जाता है, जो अपने पिता के साथ माइकल कॉर्लियोनी को मारने के लिए आया होता है। अब ये दिखाया जाता है कि जो गोलियां मॉस्का ने माइकल की तरफ चलाई थी वो माइकल को नहीं बल्कि माइकल की बेटी मैरी को लगी होती है और इस वजह से मैरी की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से माइकल को उसके गुनाहों की सजा मिल जाती है। वो पागलों की तरह चिल्लाता है क्योंकि वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि वो अपनी बेटी से, अपनी पत्नी से, अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। लेकिन जो गुनाह माइकल कॉर्लियोनी ने किए थे उसकी सजा उसकी बेटी को मिली। अब कई साल बीत जाते हैं, माइकल कॉर्लियोनी बूढ़ा हो चुका है और वो यहीं सिसिली में डॉन टोमोसिनो के घर पर रहता है। वो बाहर कोर्टयार्ड में अकेला बैठा होता है और तभी वो जमीन पर गिर जाता है। और इस तरह से जो कहानी सिसिली में वीटो कॉर्लियोनी यानी कि माइकल कॉर्लियोनी के पिता से शुरू हुई थी, आज यहीं सिसिली में खत्म हो जाती है। इस पूरी कहानी में ये दिखाया गया है कि भले आपके पास कितने पैसे हो, कितनी लग्जरीज हो, लेकिन बुरे काम का हमेशा बुरा अंजाम होता है। इस पूरी कहानी में ये भी दिखाया जाता है कि माइकल बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन मन से, दिल से वो हमेशा परेशान होता है। उसने उन सब को खो दिया होता है जिन्हें वो प्यार करता है, क्योंकि उसका रास्ता गुनाह का रास्ता था और गुनाह का रास्ता कभी भी आपको जिंदगी में सुख और सुकून नहीं दे सकता। ये फिल्म सन 1990 में रिलीज हुई थी, यानी गॉडफादर 2 के पूरे 16 साल बाद। इस फिल्म का बजट था $54 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाई की थी $137 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।